अब बताना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपके पास लेट से दो इक्वेशंस दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं तो आप लिखते क्या है, पहले तो वो आप बताइए। आप लिखते हैं x होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू y होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाय। तो x के नीचे क्या आता है? x के नीचे आता है b1 c2 माइनस b2 c1। y के नीचे क्या होता है? पहले bc आता है, फिर ca आता है, c1 a2 माइनस c2 a1, फिर ab आता है, दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1। तो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पहले से भी पता होगा, और यदि आपको नहीं पता है तो मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जब हम किन्हीं भी दो इक्वेशंस में यूज करते हैं तो वो किस तरह से लिखा जाता है मेथड। अब आप इसके बाद क्या करते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन को एक बार इसके बराबर करते हैं तो x आ जाता है, और इस वाले एक्सप्रेशन को एक बार इसके बराबर कर देते हैं तो y आ जाता है। ये बात सभी को क्लियर है? ये ऐसा आप करते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होता है, एक वर्ड होता है जैसे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिखा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स की कंडीशन आप कैसे जनरेट करते हैं? जैसे आपने दो इक्वेशंस लिखी, लेट्स से आपके पास दो इक्वेशन है, मान लीजिए। अब आपके पास इक्वेशन, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में आपके पास दो इक्वेशन है, एक है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपके पास a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है। और बच्चों हमने कह दिया कि इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट है अल्फा, तो मैंने लिख दिया लेट अल्फा बी कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन। क्या है? अल्फा एक कॉमन रूट है इन दो इक्वेशंस का। अगर अल्फा इनका कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर कोई भी किसी इक्वेशन का रूट होता है तो जाहिर सी बात है उसको सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों अल्फा क्या करिए, आप उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। जब आप अल्फा सेटिस्फाई कराएंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी? दिस इज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपकी एक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। और बच्चों जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? वो बनेगी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है अल्फा, तो हमने क्या किया, उस अल्फा को दोनों इक्वेशंस में उठा के सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आप x की जगह अल्फा डाल दीजिए, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बच्चों अब आपको यहां से अल्फा निकालना होता है, तो अल्फा निकालने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? एक कंडीशन जनरेट करते हैं। ज्यादातर लोग उस कंडीशन को याद रखते हैं और एग्जाम में अप्लाई कर देते हैं, उनके पास अल्फा निकल करके आ जाता है। मैं आपको कंडीशंस डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ना बता करके उसको जनरेट करना बता रहा हूं, ताकि आप भूलने पर डायरेक्ट खुद से भी जनरेट कर लो। तो बच्चों कैसे जनरेट करते हैं उसको, तरीका बहुत आसान होता है कि हम इन दो मेथड्स में क्या लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पे x की जगह अल्फा स्क्वायर है, y की जगह अल्फा है, बस इतना डिफरेंस है। और बच्चों अगर आपके मन में डाउट हो कि मान लीजिए सर इन दोनों इक्वेशन में अभी एक रूट कॉमन है अल्फा, और सर मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशंस हो उनके दोनों रूट कॉमन हो, भाई पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी दो रूट्स हो सकते हैं, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी दो रूट्स हो सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट कॉमन हो तो ऐसी कंडीशन में सर क्या होता है? हमने कहा भैया अगर दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, और इक्वेशंस अगर सेम हो जाती है तो उनके जो कोफिशिएंट्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स तब आप कंडीशन लगाओगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। लेकिन ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, और सेम कब हो सकती है? जब दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। तो यहां पर हम दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होने की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो होते तो उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं, ये कंडीशन होती है। समझ में आया? यहां पर हम क्या जनरेट कर रहे हैं, हम एक ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट कर रहे हैं जिसमें दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है।
तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि इसकी जो हेडिंग है वो है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। ठीक, तो कॉमन रूट आपका सिर्फ एक ही कॉमन रूट है, इसलिए आपको मैं कंडीशन जनरेट करके बता रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों भले आप ये जो रूट्स वाला टी है उस टी को हटा सकते हैं, सिर्फ इसको आप सिंगुलर बना लीजिए, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। अब बच्चों मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया है, उसको आप अप्लाई करिए धीरे से। कैसे अप्लाई करेंगे? अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू अल्फा होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 होल डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? अब आप क्या लिखेंगे? मैंने आपको क्या बताया था? BC यानी कि B1C2, याद है? BC यानी B2C1। उसके बाद आता है BC के बाद CA यानी कि C1A2 माइनस C2A1। उसके बाद आता है AB यानी कि A1B2 माइनस A2B1। तो बच्चों ये वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है जो आपको अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, आपने इसको पहले भी कहीं ना कहीं देखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्लास 9th-10th में भी होता है। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको याद ही नहीं है कि था भी नहीं था, तो मैंने अभी आपको आपकी स्क्रीन पे बता दिया, इसलिए आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरह से लगाया जाता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा ही आपका कॉमन रूट है। तो बच्चों मैंने एक बार बताया था कि एक बार इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल करते हैं और एक बार एक्सप्रेशन को इसके इक्वल करते हैं। तो यही हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम करेंगे। तो बच्चों हम पहले क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से पहले जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है और जो थर्ड वाला है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दो, इन दोनों को आपस में इक्वल करते हैं। जब बच्चों इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी C1A2 माइनस C2A1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ये कंडीशन है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों अगर आप फर्स्ट वाला टर्म कौन सा है? ये वाला। और थर्ड वाला ये वाला, अगर इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो यहां से बच्चों अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? अल्फा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर की बच्चों वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी B1C2 माइनस B2C1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। बच्चों ना समझ में आए तो मेरे को बताइएगा। मैंने क्या किया, एक बार इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल किया तो अल्फा स्क्वायर आ गया, और एक बार इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल किया तो हमारे पास अल्फा आ गया। ठीक है, तो बच्चों अल्फा और अल्फा स्क्वायर दो निकल के आए, लेकिन हमें तो कंडीशन निकालनी है। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की कैसे निकलेगी वो हम लोग को यहाँ पे चेक करनी है। क्योंकि अगर आपसे अल्फा पूछा जाता तो अल्फा तो आप निकाल चुके हैं। अल्फा है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन बनानी हो तो वो कंडीशन भी यहाँ पे जनरेट की जा सकती है। कैसे हम जनरेट करेंगे? काफी आसान है। अगर आप सेकंड वाला एक्सप्रेशन देखें, सेकंड वाला एक्सप्रेशन मतलब ये वाला अगर एक्सप्रेशन देखें, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। और अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है? C1A2 माइनस C2A1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ये बच्चों आपकी अल्फा की वैल्यू है। तो अल्फा की वैल्यू मैंने वहां पे पुट कर दी। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और वहां पे अल्फा का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी कर दिया। ये किसके इक्वल आ गया? B1C2 माइनस B2C1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर यहां तक क्लियर है तो आपके पास कंडीशन भी जनरेट होकर के आ गई, एज वेल एज कॉमन रूट तो आपने पहले ही से निकाल दिया था। तो बच्चों कंडीशन में देखो कैसे जनरेट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर है और उस तरफ भी है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर। तो नीचे बच्चों सिर्फ एक ही बार बचेगा, क्योंकि RHS से वो एक बार कैंसिल हो चुका होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी ये बचा B1C2 माइनस B2C1 अपॉन 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों आपके पास फाइनल जो कंडीशन आई, दिस इज C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 into bracket A1B2 minus A2B1. This is the condition of common root. तो बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, बाकी नहीं समझ में आया हो तो आप इस कंडीशन को डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये आपको कई जगह ऑलरेडी यूज करनी होगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। इसको हम लोग कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स के नाम से जानते हैं। और अगर आपको कॉमन रूट निकालने के लिए कहा जाए तो वो कॉमन रूट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको फिर से इसको सही कर देता हूं। दिस इज द
कॉमन रूट। तो आपको कॉमन रूट निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से निकालेंगे, और कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आपके सामने जस्ट नीचे लिखी है। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, तो पहले बच्चों इतना आप रिव्यू करिए, फिर मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। जरा 5 मिनट इस पे ध्यान आपको बता देता हूँ। तो बच्चों जैसे आपके पास इक्वेशन होती है x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, आपने कहा इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, x = अल्फा और x = बीटा। तो क्या आप अल्फा और बीटा जानते हो क्या होते हैं? अल्फा को हम लोग कहते हैं -2 और बीटा को हम लोग कहते हैं -3। तो अल्फा इज -2, बीटा इज -3। जब हमको रूट्स नहीं पता होते तो हम उनको अल्फा और बीटा कहते हैं। अगर रूट्स पता है तो आप रूट्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो रूट्स क्या करते हैं? इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन का जो रूट होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करो, ये वैल्यू जो एक्सप्रेशन की है वो 0 आ रही है, इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसको 0 आ रही है। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS = RHS होता है, ये मतलब होता है। और बच्चों अगर अल्फा रूट होगा तो अल्फा को सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस α² + 5α + 6 = 0। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक रूट को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं और जनरल इक्वेशन में रूट तो पता ही नहीं होते, हम इसलिए उनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको समझ में आया बेटा ये बात? यस सर। ओके, तो इस तरह से करते हैं। और बच्चों कंडीशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आपने क्लास 10th में अभी तक पढ़ाई नहीं की है और डायरेक्टली आप 9th से 11th में पहुंच गए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ फिर से कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके दो रूट्स होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया भी था कि ax² + bx + c टाइप की होती है। अगर उसके दो रूट्स हैं, हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो बच्चों मैंने बताया था कि ये तभी हो सकता है जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac, वो पॉजिटिव होना चाहिए। और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने के साथ साथ इसके जो रूट्स होंगे उसको निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जिसको आप धैर्याचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले से, क्योंकि ये क्लास 9th और 10th दोनों में थी। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो आप उसके रूट्स निकाल सकते हैं, चाहे आप फैक्टराइज करके निकालिए, चाहे आप धैर्याचार्य का फॉर्मूला लगा के निकालिए। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ये आप काफी बार सीख चुके हैं। आज आप मेरे ख्याल से कोई बात नहीं, अगर आपको अभी तक क्लास 9th से डायरेक्ट आप अगर क्लास 11th में पहुंच गए तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आपके पास ये इक्वेशन है, अगर इसके दो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो उसकी भी कंडीशन आपको पता होती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट = 0 होता है, यानी कि b² - 4ac = 0 होता है। और एज वेल एज इसमें क्या और कंडीशन होती है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो दोनों इक्वल रूट्स होते हैं। वो इक्वल रूट्स आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करके। जैसे उसके फैक्टर्स आएंगे x + 1 x + 1, तो दोनों को 0 करेंगे तो x = -1 x = -1, दोनों सेम रूट आएंगे। और अगर आप बिना फैक्टराइज के निकालना चाहते हैं तो d 0 है, तो बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac 0 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल रूट्स हो जाएंगे -b/2a के इक्वल। और बच्चों थर्ड कंडीशन होती है कि अगर आपके पास ax² + bx + c है, यदि उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो उसके क्या होंगे? 2 नॉन रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? 2 नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज द वे, आपको इस तरह से समझना पड़ता है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ने अभी तक इसको नोट किया होगा और पहली वाली सारी बातें आपको पूरी तरीके से याद आ गई होगी कि इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों आपके सामने एक वेदिका का काफी इजी क्वेश्चन है, हम लोग उसको देख लेते हैं।
तो ready for the question for So can you show Vedika? the second point before that? कौन सा बेटा? So second point of that discriminant thing. Yes हाँ sir. डिस्क्रिमिनेंट बेटा लेस देन 0 होता है तो उस इक्वेशन के दो नॉन रियल रूट्स होते हैं। नॉन रियल रूट्स का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और बच्चों इसके लिए आपके कोर्स में एक चैप्टर भी बना है, वो चैप्टर तो वैसे हम लोग 20-20 दिन पढ़ाते हैं लगातार जेई लेवल के हिसाब से। उस चैप्टर का नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके कोर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर भी, वो काफी बड़ा सा चैप्टर होता है, तो उसी में हम लोग डिस्कशन करते हैं नॉन रियल रूट्स का यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स का। ठीक है, तो उसको हम लोग फिलहाल बाद में देखेंगे। अभी आपको ये कम से कम 3 कंडीशंस तो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 कंडीशंस ऑलरेडी आपके क्लास में पहले से ही है। तो अगर नहीं पता है तो अभी आप इनको समझने की कोशिश करिए पूरी तरीके से। तो आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। Yes तो sir. अब हम लोग चलते हैं वेदिका के क्वेश्चन की तरफ। हेलो, हाँ बेटा बताओ, कौन बोल रहे? हाँ स्नेहा। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ हाँ ठीक है, हम भेज देंगे आपको। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और ये वेदिका के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेदिका का जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो वेदिका का जो क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी सारी थ्योरी भी होती है, तो जो आपको एक एक करके पढ़नी होती है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो वेदिका का कहना ये है कि सर ये मेरे लिए क्वेश्चन आसान तब होता, और सर इस तरह के क्वेश्चन बुक्स में दिए भी हैं, और सर ये मेरे लिए क्वेश्चन आसान तब होता जब यहाँ पे भी x माइनस 1/x होता, क्योंकि यहाँ पे भी सर x माइनस 1/x है। तो सर मैं x माइनस 1/x को t मान लेती, जैसे मैं बचपन में करती हूँ, और x माइनस 1/x को t मान करके क्वेश्चन में सॉल्व कर लेती। सर एक तो तरीका ये हो सकता था कि इस तरफ जो है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर टाइप का होता तो मैं क्वेश्चन कर लेती, लेकिन सर मैं नहीं कर पाई। या तो सर ऐसा हो सकता था कि मैं x प्लस 1/x है जैसे यहाँ पर, तो सर यहाँ पे भी x प्लस 1/x होता तो मैं उसको t मान करके कर लेती। सर उससे थोड़ा आइडिया लग जाता, क्योंकि इक्वेशन में सिमेट्री आ जाती, x प्लस 1/x दिखता तो हम उसको t मान लेते, या इससे पहले वाले तरीके से x माइनस 1/x हर जगह दिखता तो हम उसको t मान लेते। ऐसे ही तो सोचते हैं हम। लेकिन वेदिका कह रही है कि सर दिक्कत ये आ रही है कि एक जगह x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, एक जगह x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। तो ये आपके स्कूल में कराया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट है, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने आपको बिगनिंग लेवल पे बताया कि आप इसको सोचेंगे कैसे, मैंने सोचने का एक वे अभी आपको बताया। तो आप किस तरह से सोचेंगे, देखिए जरा तरीका। तो ये आपके स्कूल का डाउट है, इसको सीखने से पहले आप जरूर याद रखिएगा कि आपको बिगिनिंग लेवल में आपने सोचा कैसे क्वेश्चन को, क्योंकि सोचने का वही तरीका है। अब आप कहोगे सर एक काम कर लेते हैं कि जो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, क्या इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ऐसी तो लिखेंगे। यानी ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल। तो बच्चों ये आ गया, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? ओके, आज फोन काफी आ रहे हैं। यस बेटा बताइए सुयश। हाँ बेटा हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम आपको भेज देंगे। ओके, तो बेटा ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले हमने इस तरह से लिखा, तो ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको मैंने आपने के सामने लिखा ना, आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हम क्या ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या हम x माइनस 1/x के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं क्या? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बहुत आसान सा काम है। सर ये जो वैल्यू है इसको सर लिख देते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब अगर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सर x स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, आएगा ना।
एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1/x² आएगा और -2 आएगा। भाई सब बच्चों को पता है कि नहीं एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा ना। दिस इज x² प्लस 1/x² -2a इंटू बी। तो 2x इंटू 1/x करेंगे तो यही तो आएगा। दिस इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आपको ये तो पता ही होगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपनी डिमांड क्रिएट करो, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन को शुरुआत में सोचने का तरीका बताया, आपको भी वैसे ही सोचना होता है। तो आपने कहा कि सर x² प्लस 1/x² को हम लिख देते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन में आगे भी x माइनस 1/x है, उससे सिमेट्री जनरेट हो जाएगी। तो हमने कहा अगर इसको ऐसे लिखोगे तो x² आएगा वो पहले से है, 1/x² आएगा वो पहले से है। इससे क्या जनरेट होगा एक एक्स्ट्रा टर्म? क्योंकि सर इससे एक जनरेट होगा -2। तो हमने कहा -2 को हटा दो। सर -2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? +2। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि x² प्लस 1/x² को क्या हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पहले तो आप ये टर्म क्लियर करो। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक बच्चों +2 आगे से भी है तो वाला +2 आप आगे से ऐड कर दो। ये देखो मैंने ऐड कर दिया। यानी ओवरऑल सर हम मिला के आप एक ट्रिक समझ गए कि आप x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को सर क्या लिखना चाहते हो? आप लिखना चाहते हो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +4, ऐसे लिखना चाहते हो। और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप एक काम करो, आप इसको ओपन करके सॉल्व कर लो, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ही आएगा RHS को जब आप ओपन करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे किया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने काफी देर तक एक्सप्लेन किया, इतनी देर तक तो स्कूल में भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। अब बच्चों आपकी डिमांड पूरी हो गई, आपको मैंने सोचने का वे ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप क्वेश्चन की तरफ चलिए और क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें सारे बच्चे। ये देखो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मेघांशी आपके स्कूल में जो एपी चल रहा है, आपके पास जो एपी का डाउट हो वो भी आप पूछ लीजिएगा, मैं वो आपको बता दूंगा। हम लोग की स्कूल अभी ऑफ है। अच्छा तुम देख लेना, कोई तुमको पूछना हो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में वो एक लड़की और पढ़ती है, उसने बताया था, तो वो आप देख लेना, तुमको जो पूछना हो तुम पूछ लेना, क्योंकि उसने तो कल हमसे डाउट्स पूछ लिए थे काफी सारे। ओके तो बच्चों आपको यहाँ तक तो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को आप लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? आप लिखने जा रहे हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +4। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये मैंने x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी है। फिर है -2 टाइम्स x माइनस 1/x। सब बच्चे इधर ध्यान दें, +4 इज इक्वल टू 11। तो बच्चों यहां तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर है कि नहीं? पहले इसको फोकस करिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। तो वेदिका आप क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे? कहोगी सर यस सर अब तो हम कर लेंगे। यस सर। कहोगी सर अब कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, अब x माइनस 1/x को हम t मान लेंगे या a मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा a² प्लस 4 टाइम्स -2a प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो बच्चों ये हो जाएगा a² प्लस 4 -2a -8 इज इक्वल टू 11। क्या यहाँ तक सारी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है? a² -2a, तो बच्चों ये कितना हुआ? 4 - 8 कितना होता है? -4 - 11 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा a² -2a -15 इज इक्वल टू 0। और सभी बच्चे जानते हैं कि इसके फैक्टर करना बेहद आसान काम है। आप 5 3 जा 15 कर लीजिए, तो 5a प्लस 3a -15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अभी आप लोग में से ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब है, इसलिए मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करके अभी तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर ये रिकॉर्डिंग वाला काम मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आप लोग पढ़ोगे नहीं, उल्टा आप पढ़ाई में वीक अलग हो जाओगे। चलिए देखिए, तो बच्चों मैं इसके फैक्टर कर चुका हूं, तो a - 5 प्लस 3 टाइम्स a - 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। अब बच्चों ये फैक्टर्स तो आप जानते ही हो, दिस इज a - 5 a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से a की दो वैल्यूज आएंगी, एक 5 आ जाएगी और a की वैल्यू -3 आ जाएगी। चलो आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब बच्चों a क्या है आपका? a है x माइनस 1/x, वो आपका a है। तो उसको एक बार a को जो क्या करोगे आप 5 के बराबर कर दो, तो a आपका जो है 5 है। और a
x माइनस 1/x को एक बार आप -3 कर दो तो आपके पास दो इस तरह से इक्वेशंस बन जाएगी। इनको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके अगर आपसे फैक्टर्स ना हो, ध्यान से सुनिएगा, सिंप्लीफाई करके अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर आपसे फैक्टर्स ना हो तो आप धराचार्य फॉर्मूला लगा करके इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। और धराचार्य फॉर्मूला लगाने से पहले आप डी जरूर चेक कर लीजिएगा, और यदि डी नेगेटिव है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसको लीव कर दीजिएगा, वहां से आपके पास कोई भी रियल एक्स निकल के नहीं आएगा। तो सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर ना समझ में आई हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं आगे भी सॉल्व कर दूं। तो बच्चों मैंने आपको जो बताया मैं फिर से रिपीट करूं। ओ सर आ गया। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने 9th में भी आपने करवाए हैं। हाँ 9th में क्वेश्चन था, लेकिन जो 9th में क्वेश्चन थे उसमें सिमेट्री बनी रहती थी, लेकिन वेदिका ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें सिमेट्री बनी हुई नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप सोचते कैसे, तो सोचने का जरिया मैंने आपको 9th का ही बताया था। मैंने इसलिए आपको बताया कि पहले 9th के हिसाब से सोचो कि अगर ये क्वेश्चन में x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की जगह x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे भी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता, तो आप जो है क्वेश्चन में x माइनस 1/x को t मान के तुरंत कर लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा था नहीं ना, यहाँ पे आपको x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को लिखना था इन टर्म्स ऑफ x माइनस 1/x के होल स्क्वायर, तब आपको क्वेश्चन करना था। तो यही डिफरेंस था, इसी तरह से क्वेश्चन हुआ। तो बच्चों अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, और पूरा क्वेश्चन आप जैसा बताओ करना है कि नहीं करना है वो तो आप बताओगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म से दिखती है, तो हम इसके रूट्स निकालते कैसे हैं, रूट्स का क्या फंडा होता है, हम बार बार वो धराचार्य फॉर्मूला लगा कैसे देते हैं अचानक, जरा ये भी बात आप समझ लीजिए, वरना ये हमेशा के लिए आपके पास एक कंफ्यूजन बना रह जाए। तो बच्चों करना क्या होता है, हम सबसे पहले हम x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो x² का कोफिशिएंट बच्चों जब हम 1 बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जरा बात देखिएगा ध्यान से, हम x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं बच्चों। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन में a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0, ये कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। कहोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कैसे, हमने कहा बिल्कुल बन सकता है। किसका बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है वैसे, वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ध्यान से देखिए, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको ऐसा ही कुछ स्क्वायर बनाना। तो कहोगे सर a² की जगह क्या नजर आ रहा है, हमने कहा x² नजर आ रहा है। सर b² की जगह तो दिख नहीं रहा, लेकिन सर हाँ 2ab की जगह जरूर दिख रहा है कुछ। देखिए सर 2ab की जगह कुछ हमें कोई एक नया टर्म दिख रहा है। देखिए सर 2ab की जगह हमें एक नया टर्म दिख रहा है। अगर हम उस नए टर्म को सही ढंग से लिखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, देखिए 2a आपने क्या माना है x, b आपका क्या है पता नहीं, लेकिन ये पता है 2ab में a की जगह x है, और 2ab कैसा दिखाई दे रहा है, b/ax के बराबर दिखाई दे रहा है। 2ab वाला टर्म कैसा दिखाई दे रहा है, b/ax जैसा दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब आप यहां पर b की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको b1 कर लीजिए, तो b1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या बनेगी, दिस इज bx, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, दिस इज b/2a, दिस इज b/2a, x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो b की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज b/2a। तो कुल मिलाकर के अगर आप ऑब्जर्वेशन से कर लेते हैं तो वो भी आपका काम ठीक है बच्चों। कुल मिलाकर के मेरे को उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a² प्लस b², ये देखो बच्चों ये b² की जगह, कहोगे सर क्यों मान लें ये b² की जगह, तो हमने कहा 2ab का टर्म लिखो, तो 2a की जगह x है और b की जगह आपने माना है b/2a। तो ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
सिर्फ ये बचेगा bx बाय a, और bx बाय a ही तो लिखा है, देखो bx बाय a ही तो लिखा है, ये कहोगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है। आगे कौन सा टर्म लिखा है, c बाय a, लेकिन सर b बाय 2a तो उसमें था नहीं, तो वो आया कहां से? हमने कहा मैंने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड किया, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर ऐड किया है तो उसको बच्चों सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी b बाय 2a का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ये देखो मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बच्चों कुल मिलाकर के मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स का क्या बनाया है, होल स्क्वायर बनाया है। तो बच्चों ये क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेकर के यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, a प्लस बी क्या है, b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये यहां से यहां तक क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और साथ में कौन सा टर्म है, साथ में टर्म है बच्चों आपका c बाय a माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो यहां तक सारे टर्म्स आपको समझ में आए होंगे कि मैंने किस तरह से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। और बच्चों यहां के बाद सारा काम खत्म हो जाता है। आप क्या करोगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर किसके इक्वल करोगे, बी स्क्वायर बाय 4a, क्योंकि वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस सी बाय ए, आपको ऐसे नजर आएगा। तो यहाँ से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बच्चों क्या हो जाता है, उसमें नीचे 4a स्क्वायर होता है, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर a से a चला गया, एक 4a नीचे से गया, ऊपर c है माइनस 4ac। अब बच्चों आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेने आता है, तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, और नीचे क्या बच्चों आ जाएगा 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिसको आप 2a लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, b बाई 2a को उधर कर लो, तो b बाई 2a उधर जाके माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आपको ऐसा नजर आता है, जिसको बच्चों आप लिखते हो x इज इक्वल टू माइनस बी, एलसीएम वगैरह ले करके जब आप लेते हो तो आपके पास धराचार्य का फॉर्मूला आपको दिखाई देने लगता है, और यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आप फैक्टराइज जब नहीं कर पाते हो तो यही फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो। और आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपने डिराइव भी कर लिया है और आपको पता भी पड़ गया कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है। तो आपने मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर को यूज करके x की वैल्यू निकाल ली। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये x कैसे जनरेट होता है, क्वाड्रेटिक धराचार्य ने इस x को कैसे जनरेट किया था, ये भी आज आपने सीख लिया। इसको ये जनरेट करने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, ये पूछा जाता है क्या बेटा, सर, ये पूछा जाता है वैसे, मतलब प्रूविंग आती है पेपर में? यस बेटा, प्रूविंग आती है, तभी मैंने आपको बताया। ये प्रूविंग स्कूल लेवल पे आती है, लेकिन जो बच्चे हायर लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, उसमें ये प्रूविंग नहीं आती है, लेकिन ये स्कूल लेवल पे प्रूविंग आती है। और ये सारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है प्रूविंग, जितनी भी टेक्स्ट बुक है सब में ये प्रूविंग गिवन है। और इवन ये प्रूविंग क्लास 9th में भी थी, 10th में भी थी, और अब आप क्लास 11th में भी आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ये क्लास 10th में भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्लास 10th की टेक्स्ट बुक में ये प्रूविंग थी, लेकिन क्लास 11th की भी टेक्स्ट बुक में ये प्रूविंग आपके गिवन है। अब आपको ये पता पड़ जाना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। मैंने आपको जनरेट करके दिखाया, और जनरेट करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाया और वो जनरेट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप किस तरह से जनरेट किया है मैंने। तो बच्चों ये जनरेट करने का तरीका था। क्या बच्चों आपने कभी सोचा है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? तो तुम कहोगे सर x की वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे और साइन की वैल्यूज आती चली जाएंगी। यस, ऐसे बना सकते हैं।
तो अगर हम x की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0 0 बन जाएगा, यही तो होगा। x की जगह 90 डिग्री डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहां पर अब आपको जितने भी एंगल्स होते हैं वो डिग्रीज में नहीं लिखने होते हैं, वो रेडियंस में लिखने होते हैं। तो बच्चों अभी आपको यहां पर ये सीखना होगा कि एंगल्स को डिग्री में न लिख करके हम रेडियंस में किस तरह से लिखते हैं। बाय द वे आपके पास एक रिलेशन होता है, पहले तो वो आप लर्न कर लीजिए कि जो पाई रेडियंस होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों, जो पाई रेडियंस होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आप एक छोटा सा रिलेशन याद कर लीजिए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर पाई रेडियंस 180 डिग्री है तो 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस है तो 1 डिग्री क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होगा। ये तो यूनिटरी मेथड है। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना होगा कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अब आप क्लास 11th में पहुंच गए हैं, अगर आप एंगल्स को इस तरह से कहेंगे 90 डिग्री, 120 डिग्री, 3000 डिग्री, 4000 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपको ये टर्मिनोलॉजी कहने की बदलनी होगी। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि आप पाई का मतलब तो समझ ही चुके हो कि पाई का मतलब है 180 डिग्री। क्यों भाई, पाई का मतलब तो आप समझ गए हो 180। तो बच्चों आप इतना समझो कि जैसे अगर आपको 90 डिग्री लिखना है तो 90 डिग्री को आप लिखोगे रेडियंस में पाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री को आप रेडियंस में कैसे लिखोगे, पाई बाय 2। 180 डिग्री को क्या लिखोगे बच्चों, 180 डिग्री को क्या लिखोगे, पाई। रेडियंस में लिखना है, अभी तो पता है 180 डिग्री को रेडियंस में कैसे लिखेंगे, पाई। ठीक है, अगर मान लो 60 डिग्री है तो क्या लिखेंगे बेटा, पाई बाय, Sir, your voice is not audible. ड्रॉ की है
टेबल में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है एक एक करके, तो टेबल में वैल्यूज पुट करना चालू करिए। कैसे पुट करेंगे टेबल में वैल्यूज, आप बताइए। चलिए बताना स्टार्ट करिए, टेबल में वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, sin पाई बाय 6 हाफ, cos पाई बाय 6 कितना होता है, √3/2, tan पाई बाय 6 कितना होता है, 1/√3। तो आप लोग को क्लास 10th की टेबल तक नहीं लर्न है अभी, तो क्लास 10th की टेबल अपनी जरूर लर्न कर लीजिए एक बार। sin पाई बाय 4 1/√2, cos पाई बाय 4 1/√2, tan पाई बाय 4 1, sin पाई बाय 3 √3/2, cos पाई बाय 3 1/2, tan पाई बाय 3 √3, sin पाई बाय 2 1, cos पाई बाय 2 0, tan पाई बाय 2 अनडिफाइंड। अब इनके रेसिप्रोकल आप उस तरफ लिख ही सकते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर के अब आपको जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को सीखना होगा, उन एंगल्स को सीखना होगा कि एंगल्स को रेडियंस में किस तरह से लिखा जाए। दिस इज अ वे टू राइट अ एंगल्स। तो बच्चों अब आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ आज आप सीख करके जाइए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो अब हम लोग बच्चों आज के टर्न पे कम से कम ये तो सीख लें कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। बाय द वे इस समय तो जो है क्लास 10th के बच्चों को भी आइडिया होता है अब तो कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से बनता है। तो कैसे बनाते हैं बच्चों, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ग्राफ का जो नेचर होता है बच्चों वो इस तरह से होता है, दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ। और ग्राफ के नेचर से आपको काफी सारी बातें पता पड़ने वाली है। दिस इज द y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज 0, यहाँ पे लिखते हैं पाई बाई 2, यहाँ लिखते हैं पाई, यहाँ पे लिखते हैं 3 पाई बाई 2, यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई, फिर आता है 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ आता है 6 पाई। कहोगे अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो कई सारे एंगल्स हो रहे हैं, क्या सारे एंगल्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो तो धीरे धीरे आप चेक करिए तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आप सोचोगे मन में कि सर ने इतनी जल्दी जल्दी पॉइंट्स कौन सी ट्रिक से लिख दिए, तो मेरे पास बच्चों एक छोटी सी ट्रिक रहती है। हम अपने मन में सोचते हैं n पाई बाई 2, क्या सोचते हैं, n पाई बाई 2। तो n की जगह 0 डालोगे बच्चों तो आप यहाँ पे खड़े रहोगे, n की जगह 1 डालो यहाँ आ जाएगा, n की जगह 2 डालोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, n की जगह 3 डालोगे यहाँ आ जाओगे, 4 डालोगे n की जगह तो 4 पाई बाई 2 2 पाई हो जाएगा, 5 डालोगे यहाँ, समझ गए कि नहीं, 6 डालोगे तो ये 3 पाई हो जाएगा। मैंने गलती से 6 पाई लिख दिया, इसको 3 पाई लिख दो क्योंकि 6 पाई बाई 2 3 पाई। तो इस तरह से ये वैल्यूज रिपीट होती चली जाती हैं, चलती चली जाती है। तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 इस तरह से ये वैल्यूज चलती चली जाती है। और बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पाई बाई 2 पर उसकी वैल्यू क्या है, ग्राफ को रीड करना। देखिए पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 1 आ रही है। पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और 90 डिग्री पे तो मैंने आपको बताया ही था 1 होता है। 0 पर देखो ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि 0 पर उसकी वैल्यू 0 ही है। ध्यान से देखिए 0 पर उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 ही है ना, तो क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास कर। पाई पे उसकी वैल्यू क्या है, पाई मतलब साइन 180, क्योंकि सर पाई पर उसकी वैल्यू 0 है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी साइन पाई इज 0। साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, क्योंकि सर साइन 3 पाई बाई 2 होता है -1। साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1। अगेन साइन 2 पाई क्या होता है, क्योंकि साइन 2 पाई तो 0 दिख रहा है। साइन 5 पाई बाई 2 क्या होता है, साइन 5 पाई बाई 2 1 होता है। साइन 3 पाई क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो तुमने कहा ये तो सर ग्राफ चलता ही चला जाएगा और जितने एंगल्स हम जानते हैं उन एंगल से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से मिल रही है। यस तो पहले बच्चों आपको तो बेसिक लेवल पे ये पता हो कि साइन एक्स के ग्राफ का नेचर होता कैसे, ये चलता चला जाता है। और चलने के साथ साथ आपको उसमें एक और बात समझ में आएगी कि ये
2 पाई के बाद देखो 2 पाई के बाद ये ग्राफ बिल्कुल वैसे ही चालू हो रहा है जैसे ओरिजिन से चालू होता है। देखो जैसे ओरिजिन से चालू हो रहा है वैसे ही 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ का नेचर रिपीट हो रहा है और बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे ओरिजिन से चल रहा है। जब ग्राफ छोटे से पीरियड के बाद रिपीट करने लगे नेचर को तो उसके इसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो ये बन जाता है उसका फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ ग्राफ इज 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ में जो sin x की वैल्यू है, sin x की वैल्यू ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में जो sin x की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू क्या ले रहा है हर बार, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है, +1। क्योंकि आपने आज तक sin x की वैल्यू 2 या 3 या 4 नहीं देखी होगी, sin x की वैल्यू -2, -3, -5 नहीं देखी होगी। तो sin x की वैल्यू ग्राफ से भी यही क्लियर हो रही है कि ग्राफ की जो हाइट है वो नीचे और ऊपर रेंज बाउंडेड है। नीचे -1 है y एक्सिस पे, ऊपर +1 है। इसलिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो sin x की मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि sin x एक रेंज बाउंडेड ग्राफ होता है, इसकी वैल्यू होती है -1 से +1। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इस ग्राफ का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है, यानी 2 पाई के बाद ये अपने नेचर को दोबारा रिपीट करता है और ग्राफ के ऑब्जर्वेशन से किसी की भी वैल्यू आप बता सकते हो। और इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे आप और भी आगे सीखोगे, लेकिन अभी तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटली sin x का ग्राफ होता कैसे है। तो ग्राफ से आप देख के कह सकते हो कि sin 0 0 होता है, sin π/2 ये तो आप जानते ही हो 1 होता है, दिख भी रहा है। sin पाई क्या होता है, 0 होता है। sin 2 पाई क्या है, 0 है। sin 3 पाई क्या है, 0 है। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन मिला ना कि sin 4 पाई भी क्या होगा, 0 होगा। sin 5 पाई भी क्या होगा, 0 होगा। sin 6 पाई भी 0 होगा, क्योंकि हर पाई के मल्टीपल्स पे, चाहे वो पाई का पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो पीछे की तरह, वो वैल्यू अपनी 0 ही लेगा। तो बच्चों यहां से एक और ऑब्जर्वेशन निकलता है कि जो sin n पाई होता है वो ऑलवेज 0 होता है, जहां पर n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। यानी sin 2 पाई हो, -पाई हो, -2 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, -3 पाई हो, sin सब पे वैल्यू 0 ही लेगा वहां पर पाई के मल्टीपल्स में। तो कई सारी चीजें आपको ग्राफ से सीखने को मिलेंगी। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द ग्राफ कि sin n पाई क्या होता है, sin n पाई इज 0। तो साइन बच्चों n पाई अब आपको दिख रहा होगा, sin n पाई इज 0, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। और आपने sin x की वैल्यूज भी देखी, वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो बच्चों आपने ग्राफ किसका बनाया है, आपने ग्राफ बनाया है y = sin x का, और sin x की मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू है +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है वो क्या होता है, ये टर्म्स आपको और क्लियर होने चाहिए। जो y की वैल्यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं रेंज, और जो x की वैल्यूज होती है उनको हम लोग कहते हैं डोमेन। टर्म्स और भी क्लियर करिए, जो y की वैल्यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं रेंज, और x की वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो बच्चों आप अगर इसमें x की कोई भी वैल्यूज डालते रहे, कुछ भी आप x डालते रहे, देखो कोई भी आप x इसमें अगर डालेंगे इसकी वैल्यू जो होगी वो फिक्स है, वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y को, यानी y क्या है, रेंज। और अगर आप इसको ग्राफ से देखना चाहें तो ग्राफ से आओ, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे हमने 0 से π/2 के बीच में कोई x ले लिया, उस पर देखो उसकी वैल्यू देखो 0 से 1 के बीच में आ रही है। मैंने पाई से 3π/2 के बीच में ले लिया, उसमें भी देखो उसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में आ रही है। मैंने 3 पाई के बियॉन्ड कोई पॉइंट ले लिया, उस पे भी देखो उसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में आ रही है। मैंने -3π/2 पे इसकी वैल्यू ले ली, वो 1 आ रही है। तो अगर आप ग्राफ में x एक्सिस पर चल करके, x एक्सिस पर
चल करके कोई भी x वाला पॉइंट उठा करके अगर आप डालेंगे, आप फिर से भले डाल के चेक कर लो, देखो 3π/2 से 2π के बीच में हमने कोई एक पॉइंट डाला, उस पे वैल्यू ये आ रही है 0 से -1 के बीच में। यानी अब आप देखोगे कि सर ये तो हर x पर कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, हर x पर, ऐसा कोई भी x नहीं है जिसपे ये वैल्यू ना दे रहा है। तो बच्चों ये हर x पर डिफाइंड है, चाहे x कुछ भी हो, लेकिन इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है हर x को डालने पर, यानी y की वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी। तो बच्चों हम लोग कहते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इस ग्राफ की यानी इस फंक्शन की क्या कहते हैं, उसको डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। अगर हम x की वैल्यूज के लिए पूछते हैं तो दिस इज कॉल्ड डोमेन, और जब x की वैल्यू डालने पर जो y की वैल्यू आती है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। बच्चों अगर आपसे कोई भी पूछे, क्योंकि बिगिनिंग लेवल पे आपसे अभी ये कोई भी पूछ सकता है कि sin x की डोमेन बताओ, तो तुम कहोगे सर डोमेन ऑफ sin x ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हर x पर ये कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, अनडिफाइंड कहीं पे है ही नहीं। तो इसकी जो डोमेन है वो हो गई बच्चों ऑल रियल नंबर्स, जिसको आप लिख सकते हो -∞ से +∞, लाइक दैट, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आप इसकी रेंज लिखोगे तो इसकी रेंज होगी -1 से 1। दिस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज भी आपको समझ में आनी चाहिए मैंने किस तरह से लिखी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इनइक्वालिटीज बताई हैं, और इनइक्वालिटीज में मैंने आपको बताया था यदि हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि माइनस और 1 भी क्या है, इंक्लूडेड है ना, और -1 और 1 के बीच के नंबर भी इंक्लूडेड है। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको सेट्स का आइडिया इसलिए दिया था क्योंकि गलती से रेंज आप लोग किस तरह से लिखते हो, कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो sin x की रेंज इस तरह से लिखते हैं। दिस इज अ रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि ये तो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके एलिमेंट है -1 और 1, लेकिन sin x तो -1 और 1 के बीच भी वैल्यूज लेता है, जैसे 1/2, 1/3, वो वैल्यूज कहाँ पे? तो वो वैल्यूज को लेने के लिए आपको उसको इनइक्वालिटीज के रूप में लिखना पड़ेगा। यानी इनइक्वालिटीज में जो मैंने आपको सिखाया था किस तरह से क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं, ओपन ब्रैकेट बनाते हैं, लाइक दैट। तो दिस इज द -1 से 1, आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 1 भी इंक्लूडेड और बीच के नंबर्स भी इंक्लूडेड। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि गलती से आप यहाँ पर सेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर देंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों sin x के ग्राफ से आपको काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन मिले होंगे। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ sin x।